हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले देखिए हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस कर चुका है इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। और आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सेकेंड से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्या है नया टॉपिक, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। यह है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड यूनिट। तो यहां देखिए पहले हमको पढ़ना है ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से। लेकिन वहां पे क्या था कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि बीएससी लेवल में थोड़ा सा एडवांस में एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्वांटम अप्रोच लगाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। तो देखिए हम जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा साथ में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर कोई पूछ दिया कि बताइए इसका पोजीशन क्या है, ठीक, और मोमेंटम क्या है, तो दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ बताना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। अगर हम लोग मोमेंटम को बताएंगे तो उसका पोजीशन नहीं बता पाएंगे। अगर एग्जैक्ट पोजीशन बता देंगे तो मोमेंटम में क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ बताना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो हाइजेनबर्ग के इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आइडिया मिला कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय क्या होगा, वो कई पोजीशन पे होगा। अगर हम लोग उसको पोजीशन को बताएंगे मूविंग, तो एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो घूम रहा है। एग्जैक्ट पोजीशन बताना क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फ़ैन है, ठीक है, तो फ़ैन जब चलता है तो उसमें उसके जो भी पत्ती होती है फ़ैन की, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, तो जो भी ब्लेड्स हैं फ़ैन की, जब वो रोटेट करता है तो ऐसे रुका हुआ दिख रहा है हमको, तीन इसके क्या हैं, तीन इसके ब्लेड्स दिख रहे हैं। लेकिन जब घूमेगा तो हमको लगेगा कि सारे ब्लेड्स क्या है, हर जगह पर हैं। वो क्या करता है, एक क्लाउड दिखता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है। अगर रुका होता तो बताते कि ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन रुका रहता तो उसके पोजीशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते कि यहाँ पे है न्यूक्लियस के इधर। लेकिन ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता है। यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह पे दिखेगा। जैसे अगर कोई फ़ैन है, अगर रिवॉल्व कर रहा है, फ़ैन घूम रहा है, तो क्या होगा, उसके जो ब्लेड्स होंगे वो हर जगह पे दिखेंगे, पूरा एक क्लाउड टाइप का इस तरह का दिखता है। तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी हम लोग ये बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कितने एरिया में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पाया जा सकता है। ये नहीं बता सकते कि इसी एरिया में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए क्या बोलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलता है कि द रीजन इन अ 3 डायमेंशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल रीजन है या 3 डायमेंशनल एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल जैसे मैं बना दिया यस ऑर्बिटल, ये क्या है, ये है यस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मतलब जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है, एक बॉल की तरह पूरा स्फेरिकल है। तो उस स्फेरिकल एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस एरिया में कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं भी क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उतने दूर में मिल सकते हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, उसके पाए जाने क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है, 3D एरिया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले जैसे पढ़ा है कि न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अराउंड सेल है, सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक। सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल ही वो क्या है, 3 डायमेंशनल एरिया है, ठीक है। इस तरह से तो अलग अलग शेप के क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी ये 3 डायमेंशनल एरिया क्या है, अलग अलग शेप्स का है। कोई ऑर्बिटल का क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, यानी उस स्फेरिकल एरिया में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, ठीक। किसी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डम्बल शेप का है। किसी ऑर्बिटल का शेप क्या है, डबल डम्बल शेप का है। तो कहने का मतलब इस डम्बल एरिया में इतने दूर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें क्या होंगे, मिलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी है या तो इधर इतने दूर में रहेगा, इतने दूर के अंदर, इससे बाहर नहीं होगा। तो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स मिले न्यूक्लियस के अराउंड। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग ऑर्बिटल के शेप्स के बारे में। तो ऑर्बिटल का जनरली शेप है क्या क्या, यानी कौन सा 3 डायमेंशनल एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे डिफिनीशन देख लीजिए एक बार फिर से। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑर्बिटल को हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन का बता नहीं सकते हैं, ये चीज़ हमें हाइजेनबर्ग से मिला है। तो उसको क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो अब इसके शेप की अगर बात करेंगे ऑर्बिटल के, तो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखिए, साइज एंड शेप एंड ओरिएंटेशन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर यस ऑर्बिटल है तो सारे के सारे यस ऑर्बिटल का शेप तो एक ही रहेगा। शेप तो उसका स्फेरिकल है, लेकिन उसकी जो साइज रहेगी वो वैरी करती है, ठीक है। ओरिएंटेशन होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो अब इन सब की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे हमारा पहला ऑर्बिटल आता है एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑल एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप, ठीक। न्यूक्लियस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सेंटर, ऑल एस ऑर्बिटल एंड एटम आर आइडेंटिकल, दैट इज स्फेरिकल बट साइज इज वेरी। कहने का मतलब एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल शेप। स्फेयर का मतलब जैसे एक बॉल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल नहीं है, स्फेयर है, 3D है पूरा। 3D का मतलब इसको हम लोग जैसे प्लेन पर बना रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लेन पर बनाएंगे तो इस इधर दिख रहा है सर्कल टाइप का, लेकिन क्या पूरा बॉल की तरह है। यानी ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, ठीक। वाई एक्सिस मतलब सामने भी है, और ऊपर भी क्या है, जेड एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस के अलोंग ये क्या है, फैला हुआ है। अगर ये प्लेनर रहता तो क्या होता, केवल एक्स वाई एक्सिस होते। तो ये हमारा क्या, एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या है, एस ऑर्बिटल। तो ये 3 डायमेंशनल क्या होता है, स्फेरिकल है, बॉल टाइप का। इतने दूर में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट देयर साइज वेरी, क्योंकि हमको ये पता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, और सब सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक। तो इन सब सेल में जैसे ये हमारा फर्स्ट सेल, इसको बोलते हैं के एल एम एन। तो फर्स्ट सेल का दिखाते हैं हम लोग कैसे, के वाले जो सेल में क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक एस पी, इसमें होता है यस पी डी, और यहाँ क्या है, यस पी डी एंड एफ। तो ये वाला भी यस ऑर्बिटल है, ये भी यस ऑर्बिटल है। तो ये यस ऑर्बिटल को बोलते हैं हम लोग 1s, यानी फर्स्ट सेल का यस ऑर्बिटल। इसे बोलेंगे 2s। और ये क्या है, सेकेंड सेल का यस ऑर्बिटल है। तो अलग अलग सेल के चेंज होने से एस ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि ये वाला जो सेल है इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब इस वाले सेल की बात करेंगे तो इसकी साइज भी तो बढ़ेगी। तो इसके अंदर जो यस ऑर्बिटल होंगे उसके भी साइज क्या होती है, लार्ज होगी। तो इसका जो शेप है वो तो स्फेरिकल है, यहाँ बोल रहा है ना शेप तो स्फेरिकल है, लेकिन इसकी साइज क्या होगी, वो वैरी करेगी, ठीक है, सेल के अकॉर्डिंग। यानी हमारा 3s होगा तो उसका यस ऑर्बिटल क्या होगा, बड़ा होगा। 4s का ऑर्बिटल क्या होगा, और बड़ा होगा। तो साइज बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ चेंजिंग भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं थोड़ा सा ये चीज। यहां देखिए क्या है, 1s ऑर्बिटल, ये हमारा 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल में देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पूरा क्या है, इसी तरह से फैला हुआ है यहाँ पे। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा इस तरह से छोटा है 1s ऑर्बिटल। 2s का मतलब सेकेंड सेल का यस ऑर्बिटल। तो ये यस ऑर्बिटल है, लेकिन कहाँ का है, सेकेंड सेल का, दूसरे सेल का। तो इसमें देखिए साइज बढ़ गई,
लेकिन यहाँ पे आता है एक नोड। ठीक है, नोड क्या होता है? तो नोड का मतलब क्या है? नोड हमारा एक ऐसा वैकेंट एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। ठीक है, नोड हमारा क्या है? एक एरिया है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा? ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ेगी, और ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ने के साथ साथ उसमें नोड भी बढ़ते रहते हैं। जैसे 1s में 0 नोड, 2s में क्या है? 1 नोड, 3s में क्या है? 2 नोड हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इतने दूर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। फिर यहाँ पे 0 है बीच में, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। 3s में देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद नोड आ गया, फिर यहाँ पे एक और नोड आ गया। ठीक है, इस तरह 4s में जाएंगे, उसमें 3 नोड आएंगे। तो इस नोड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, तो नोड होता क्या है ऑर्बिटल्स में? जैसे हम लोग को शेप पता चल गया कि शेप इसका स्फेरिकल है, ये गोले शेप का है एकदम, लेकिन इसमें स्फेरिकल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि नोड आने लग रहे हैं इसमें धीरे धीरे। तो वो नोड आया कहाँ से? क्या हम नोड के को जानकर इसके शेप को बना सकते हैं? हाँ, अगर हमको नोड पता है तो हम लोग उसका शेप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए नोड क्या होता है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा एरिया बोल सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऑर्बिटल में उस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, बाकी उसके आगे उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोड देखिए 2 टाइप्स के हैं, एक होता है एंगुलर, एक होता है रेडियल। एंगुलर नोड को हम लोग प्लानर नोड भी कहते हैं, एक इसका और नाम है प्लानर नोड, और रेडियल नोड को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल। ठीक है, तो रेडियल नोड का एक और नाम क्या है? स्फेरिकल है। तो यस, ऑर्बिटल के अंदर केवल और केवल रेडियल नोड होता है, क्योंकि उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेयर का मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल शेप का है ना। यस ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल शेप में। तो अगर इसको डिवाइड कर दे, इतना इलेक्ट्रॉन इधर है, क्लाउड इधर, इतना इधर है, यानी चारों तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें। लेकिन इसमें नोड कैसा पाया जा रहा है? स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड क्या होता है? स्फेरिकल नोड का मतलब, ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर इधर है, और इस एरिया में यहाँ पे खाली है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? स्फेरिकल नोड को, या इसी को बोलेंगे रेडियल नोड। रेडियल मीन्स वो, ठीक है, रेडियस के बढ़ने के साथ साथ वो रेडियल नोड भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए है क्या? स्फेरिकल नोड है। इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है, वो हालो है, अंदर से क्या है? पूरा खाली है, उसके अंदर क्या किए? एक छोटा सा बॉल रख दिए। तो उस बॉल, एक बॉल मान लीजिए एक सॉलिड है, तो उस बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? एक फुटबॉल है, ठीक है, जो थोड़ा थिकनेस है उसके अंदर, तो वो थोड़ा क्या है? थिकनेस है। लेकिन उस बॉल और फुटबॉल के बीच में जो भी वैकेंट एरिया होगा वो क्या होगा? पूरा स्फेरिकल टाइप का होगा। तो उसी को बोल सकते हैं स्फेरिकल नोड। तो यस, ऑर्बिटल में जहाँ भी नोड आता है उसका शेप क्या होता है? इसी तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक क्या है? बड़ा फुटबॉल, एक अंदर छोटा सा बॉल, जो भी खाली एरिया है वो क्या है? नोड है। अब वो एरिया कैसा है? पूरा स्फेरिकल टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्फेरिकल नोड। अब इसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि कितने स्फेरिकल नोड्स हैं? ठीक है, ऑर्बिटल के बढ़ने के साथ साथ नोड बढ़ रहे हैं, तो कितने कैसे ये नोड आ गए? ठीक है, एक नोड किसी में आ गया, किसी में 2, किसी में 3 आ गया। तो इसके लिए भी क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो रेडियल नोड तो यही है स्फेरिकल वाला, एंगुलर नोड पाया जाता है नेक्स्ट पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो हम लोग जब उसके शेप को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंगुलर नोड की भी बात करेंगे। तो अभी हमको क्या जानना है? रेडियल नोड्स ओनली। तो रेडियल नोड यहाँ पे है। ठीक है, ये स्फेरिकल टाइप का वैकेंट एरिया होता है। देखिए इसका फॉर्मूला है रेडियल नोड। तो कितने रेडियल नोड्स के होंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। n क्या है? n दिखाता है सेल को, सेल का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और यल क्या दिखा रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, अकॉर्डिंग टू सेल, जितने सेल होंगे, फर्स्ट सेल होगा या ऑर्बिटर में 1s लिखा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। सेकंड सेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 2 होगी। यानी एन की वैल्यू डिपेंड करती है सेल पे, यानी सेल को दिखाता है। एल क्या होता है, तो एल हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे ही। जैसे देखिए यहाँ पे डिनोट किया गया है प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम लोग बात करेंगे 1s ऑर्बिटल की, ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1, यानी ये 1 क्या दिखाता है, 1 का मतलब फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाता है सेल को, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब s की वैल्यू, ठीक है, वन एस, 2s एंड 3s। अब इन सब में अगर नोड निकालना होगा, कैलकुलेशन करेंगे अगर नोड का, तो देखिए होता क्या है कि n इक्वल टू यहाँ पे 1 है, l की वैल्यू क्या होगी s के लिए, तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ, ये क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे होता क्या है, l इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये दिखाता है s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 है तो ये दिखाता है p ऑर्बिटल, l इक्वल टू 2 तो ये दिखाता है d ऑर्बिटल, और l इज इक्वल टू 3 तो ये डिनोट करता है f ऑर्बिटल को, ठीक है। तो l की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, इस तरह से 1 2 0 1 2 3 s p d f। तो यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो l के लिए s की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियल नोड निकालेंगे। तो रेडियल नोड की बात करेंगे 1s ऑर्बिटल के केस में, तो रेडियल नोड क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, आ गया 0। तो 1s में कोई भी नोड नहीं है। तो 1s क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी एरिया में, पूरा पर्टिकुलर पूरे एरिया में क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे 0 नोड होते हैं, तो यहाँ बोल देंगे कि इसमें कोई नोड नहीं है। 2s में देखिए n की वैल्यू 2, s ऑर्बिटल की s की वैल्यू क्या होती है, 0, l की वैल्यू 0 होगी s के लिए। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला इसमें नोड निकालेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। 2s ऑर्बिटल में एक नोड है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में 2s वाले ऑर्बिटल में क्या है, एक नोड दिख रहा है ना। तो ये फार्मूले से निकाल सकते हैं। 3s वाले में क्या होंगे, 2 नोड होंगे। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या लग जाएगा, n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, l की वैल्यू 0 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो 2 का मतलब एक नोड और 2 नोड। तो इस फार्मूले के हेल्प से रेडियल नोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड देखिए आता है p ऑर्बिटल में। तो इस चीज़ को जानने से पहले थोड़ा सा हमको p ऑर्बिटल के शेप को समझना होगा। तो p ऑर्बिटल का देखिए जो शेप होता है, ठीक, तो p ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो कैसा होता है, डम्बल शेप। तो शेप देखना है, तो ये देखिए
पी ऑर्बिटल कैसे हैं, डम्बल शेप के हैं। डम्बल शेप का मतलब ये इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, डम्बल शेप का कहने का मतलब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एरिया में ज़्यादा होंगे, इस एरिया ज़्यादा होंगे, बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत कम है। यानी इसको बोलते हैं हम लोग लोब, यानी ये जो मैक्सिमम एरिया होता है इसको बोलते हैं लोब। ये ऑर्बिटल से क्या है, लोब है। और ये एक डंबल की तरह दिख रहा है। डंबल का मतलब जिसमें क्या हो, बीच में, ठीक है, दबा हो, अगल बगल क्या हो, ज़्यादा वेट कैरी करता हो। जैसे एक डंबल होता है तो बीच में रॉड लगा रहता है, अगल बगल क्या होता है, वेट होता है। तो उसी तरह का ऑर्बिटल है, यहाँ पे ज़्यादा है और बीच में क्या है, कम है एरिया। तो इस लोब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, यहाँ पे इस लोब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एकदम मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होती है। ठीक है, तो ये एरिया क्या होता है, यहाँ पे नोड को डिनोट कर रहा है। तो पी ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन होते हैं, यानी यस ऑर्बिटल कैसा था, वो स्फेरिकल शेप का था। तो स्फेरिकल शेप को कहीं भी ओरिएंटेट कराएंगे, ओरिएंटेशन मतलब घुमाएंगे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, तो स्फेयर को कहीं भी घुमा दे तो स्फेयर ही दिखेगा। लेकिन अगर इस पी ऑर्बिटल को रोटेट कराया जाए, जैसे मान लीजिए ये पी एक्स ऑर्बिटल है, इसके इधर इधर लोब है, इसको रोटेट कराएंगे इस वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो अब लोब इधर इधर आ गए हैं, ऐसे रोटेट करा दिए तो अब लोब क्या हो गए, ऊपर और नीचे आ गए। तो इसके ओरिएंटेशन अलग अलग होने की वजह से, एक्स वाई और जेड एक्सिस में होने की वजह से, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के जो शेप हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप, 3 orbitals are mutual perpendicular to each other, orbitals belong to different orbit, have different shape and size। तो यहाँ भी सिचुएशन होगा कि p ऑर्बिटल स्टार्ट कहाँ से होते हैं, सेकेंड सेल से। 1p नहीं होता है, पहले सेल में केवल 1s, दूसरे में आता है 2p, तीसरे में आता है 3p। तो 2p से बड़ा क्या होगा, 3p होगा, 3p से बड़ा क्या होगा, 4p होगा। तो इसके भी शेप क्या होते हैं, इसके भी शेप तो सेम होंगे, डम्बल होंगे, लेकिन इसके साइज़ क्या होते हैं, सेल बढ़ने के साथ साथ इसकी भी साइज वेरी करती रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग के पास एक है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे क्या हैं, सेल है। तो यहाँ पे है 1s, 2s, 2p, यहाँ पे क्या होगा 3s, 3p और 3d। ये वाला 2p और ये वाला 3p है, तो इसके साइज़ क्या होगी, वेरी करेंगी। यानी 2s का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी 2p की साइज़ छोटी होगी, 3p की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, जैसे यस में था। और p ऑर्बिटल कैसा है, डम्बल शेप, ये इस तरह का कुछ होता है। और ये डम्बल हमारा कहाँ है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो इसे हम लोग बोलेंगे पी एक्स ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा, पी एक्स ऑर्बिटल। अगर यही ऑर्बिटल रोटेट कर गया इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये प्लेन हमारा क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाई एक्सिस है, ऐसे बना लेंगे तो ये क्या हो गया, पी वाई ऑर्बिटल। और ये क्या होगा, इस तरह का हो गया, इसे बोलेंगे पी जेड। ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो इसे बोलेंगे पी जेड ऑर्बिटल। तो इसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ये 3 तरह के इसके क्या हो गए, शेप हो गए। ठीक है, तो ये शेप है। तो अगर इसमें बात करेंगे नोड की, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, नोड होने चाहिए। तो नोड का मतलब वेयर मिनिमम प्रोबेबिलिटी या जीरो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें ये जो एरिया ज़्यादा दिख रहा है इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा धीरे 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 कम हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। इस फिगर में समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये एक नोड है, यहाँ भी एक नोड है, और ये क्या है, ये सामने की तरफ है। ठीक है, तो इसमें बीच में क्या होगा, एक नोड होगा वाई एक्सिस में। इसमें भी क्या होते हैं, 2 टाइप के नोड हैं, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। तो अगर बात करें रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड की, या एंगुलर नोड और रेडियल नोड की बात करते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए कि रेडियल नोड कितने हैं, तो रेडियल नोड का फार्मूला होता है n - l - 1। तो
अगर हम लोग बात करेंगे 2p ऑर्बिटल का, तो n की वैल्यू हो गई 2, l यहाँ लिख देता हूँ, l इक्वल टू 0 1 2 3, ये दिखाता है s p d f। ठीक है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। तो p ऑर्बिटल में अगर 2 वाला p है तो उसमें क्या होंगे, रेडियल नोड 0 होंगे। और अब निकालते हैं एंगुलर नोड, तो ये रहा हमारा रेडियल, और निकालते हैं एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड देखिए होता क्या है, तो एंगुलर नोड का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो एंगुलर नोड केवल और केवल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। एंगुलर नोड इक्वल टू होता है केवल और केवल l। तो जो भी l की वैल्यू होगी ऑर्बिटल के लिए वही एंगुलर नोड होगा। तो l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो एंगुलर नोड हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एंगुलर नोड हो गया 1, रेडियल नोड हो गया 0। ये किसकी बात कर रहे हैं, 2 वाले p ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें कोई रेडियल नोड है, यानी कुछ ऐसा एरिया ऑर्बिटल में, ठीक है, जो क्या हो स्फेरिकल टाइप का खाली एरिया यहाँ दिख रहा है। नहीं, ये पूरा कहीं स्फेरिकल एरिया खाली दिख रहा है। एस ऑर्बिटल जैसा कैसा था, एस ऑर्बिटल में यहाँ पे एक स्फेरिकल खाली एरिया दिख रहा था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ये पूरा का पूरा क्या है, क्लाउड यहाँ पूरा भरा हुआ है, ये पूरा। लेकिन यहाँ पे एक एंगुलर नोड है। एंगुलर नोड का मतलब प्लानर नोड से समझ सकते हैं। तो प्लानर का मतलब कुछ ऐसा एरिया ऑर्बिटल के अंदर हो जहाँ से हम लोग किसी प्लेन को पास कराएं तो वो क्या हो, सीधे सीधे उसको क्रॉस कर जाए या वहाँ से निकल जाए। तो अगर मैं इस खाली एरिया में से एक प्लेन पास कराऊंगा तो ये प्लेन क्या होगा, उस एरिया में से सीधे सीधे क्या होगा, पास कर जाएगा। तो इसमें एक प्लेनर नोड ये रहा। इस ऑर्बिटल में ये ऐसा है, यानी इसमें ऊपर ऊपर लोब है, नीचे बीच में खाली है, तो ये प्लेनर नोड ये रहा। ये हमारा क्या है, सामने की ओर है। ठीक है, तो सामने की ओर है, तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा प्लेनर नोड मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक प्लेन यहाँ से पास कराऊँ तो ये प्लेन क्या करेगा, यहाँ से पास हो जाएगा आसानी से। या कुछ ऐसा है तो यहाँ से मैं क्या करूँ, एक प्लेन को पास करा सकता हूँ सीधे, इस ऑर्बिटल को क्या करेगा, काट देगा बीच में से। ठीक है, तो यहाँ से कोई अगर प्लेन पास करा, ऐसे कोई किसी बुक या किसी कॉपी को लेकर यहाँ से इस तरीके से यहाँ से क्या करें, पास कराएं तो निकल जाएगा। इसमें यहाँ से पास करेगा, ये वाला क्या है, सामने है। ठीक है, इसके नोड क्या है, आगे पीछे है, तो उसमें क्या करेंगे, बीच में से कोई प्लेन पास कराएंगे तो क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो सारे ऑर्बिटल्स में एक प्लानर नोड या एक एंगुलर नोड है। तो एंगुलर नोड का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे सेकेंड वाले p ऑर्बिटल की, सेकेंड p ऑर्बिटल मतलब फर्स्ट p ऑर्बिटल होता है सेकेंड सेल में, क्योंकि p ऑर्बिटल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, p ऑर्बिटल स्टार्ट होता है दूसरे वाले सेल से। यानी यहाँ पे 2p है, यहाँ पे क्या है 3p। तो क्या 3p में भी रेडियल नोड नहीं होगा, एंगुलर नोड एक होगा। देखते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो 2p ऑर्बिटल की बात किए थे, यहाँ देख लीजिए, ये रहा 2p ऑर्बिटल। तो इसमें आया था रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड 1 फॉर्मूले से। ठीक, अगर बात करेंगे 3p ऑर्बिटल की, तो 3p ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए n-l-1, और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड का केवल l। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियल, ये हो गया एंगुलर। तो यहाँ पे रेडियल नोड निकालेंगे तो n की वैल्यू हो गई 3, l यानी p इक्वल टू 1, l के लिए p की वैल्यू 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। ये आ गया 1, और l की वैल्यू आ गई। l हमारा डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 ही होगा। कहने का मतलब 3p में एक रेडियल नोड भी है। तो देखिए इसका शेप कहीं दिखाया नहीं जाता है, जनरली हम लोग 2p बना के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 3p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 3p ऑर्बिटल कैसा होगा देखने में, तो 3p ऑर्बिटल जो होता है उसमें भी एक रेडियल नोड है, और इसका साइज तो बड़ा होगा ही क्योंकि थर्ड सेल का है, साइज भी बड़ा होगा 2p से। और इसमें एक रेडियल नोड आया क्योंकि मैंने फार्मूले से यहाँ पे निकाल दिया कि n-l-1 से यहाँ पे 1 नोड आ रहा है। ठीक है, वो कैसा है, रेडियल। तो एंगुलर नोड तो केवल यही है,
एक प्लेन यहाँ से पास कर सकते हैं, तो वैसे ऐसे तो ऐसा ही होगा, लेकिन रेडियल नोड इसमें एक होता है इस तरीके का, यानी यहाँ पे कुछ एरिया क्या है इसका, वैकेंट एरिया है। जैसे इस ऑर्बिटल को बनाना हुआ तो ये क्या हो गया, 3p ऑर्बिटल यानी 3px वाला है, ये कुछ इस तरह का बनेगा। यानी यहाँ पे एक स्फेरिकल वैकेंट एरिया, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वैकेंट एरिया यहाँ पे खाली दिख रहा है स्फेरिकल टाइप का, ठीक है। तो इसी तरह से 4p में जाएंगे तो उसमें 2 ठो और नोड आएंगे, यहाँ वैकेंट एरिया दिखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ऑर्बिटल जो होते हैं कटते जाते हैं उसके लोब, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा नोड के अकॉर्डिंग। अगर हमें नोड निकालना आता है रेडियल और स्फेरिकल या एंगुलर, रेडियल और एंगुलर नोड अगर निकालने आता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप को समझ सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि पी तो होगा डम्बल, लेकिन रेडियल नोड आ गया एक, यानी उसमें एक नोड कट गया, रेडियल वाला स्फेरिकल एरिया खाली हो गया। प्लानर नोड उसमें 1 है या एंगुलर नोड उसमें 1 है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ये वाला एरिया खाली है। तो आइए अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। तो डी ऑर्बिटल में पूरा अपूरा क्या है, ये भी 3 डायमेंशनल शेप का तो होगा ही, ऑर्बिटल है 3D है। और इस ये होते हैं हमारे 5 टाइप के डी ऑर्बिटल। कितने हैं, 5 तरह के डी ऑर्बिटल हैं, ये आप लोग को पता होगा। एक होता है यस ऑर्बिटल, 3 होते हैं पी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल कितने हैं, 5। फिर उसके आगे जाएंगे 7 होते हैं एफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, 2-2 बढ़ते रहते हैं, एक सेल बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, 2-2 ऑर्बिटल बढ़ने लगते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स इनका शेप कैसा है, डबल डम्बल शेप। तो डबल डम्बल शेप कैसा होगा, यानी 2 पी ऑर्बिटल को मिक्स कर दें, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो वो डबल डम्बल टाइप का बन जाएगा। एक डम्बल इस तरह का, एक डम्बल इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर। तो डी ऑर्बिटल्स के जो शेप हैं वो डबल डम्बल शेप है। तो डबल डम्बल का शेप देखिए होता कैसा है, तो डबल डम्बल शेप कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो एक डम्बल ये, दूसरा डम्बल ये, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं। अब ये तो इसका शेप हो गया। अब इनकी भी साइज़ क्या होगी, ऑर्बिटल की जो साइज़ होगी वो क्या होगा, सेल बढ़ने के साथ इसकी भी साइज़ क्या होगी, वेरी करेगी। यानी जो डी ऑर्बिटल होता है वो 3rd सेल से स्टार्ट होता है, तो 3D की साइज़ छोटी होगी, 4D 5D सबकी साइज़ क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। शेप तो डबल डम्बल ही रहेगा। इसमें भी एंगुलर और रेडियल नोड्स आएंगे, जैसे जैसे साइज इसकी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 5D ऑर्बिटल हैं और पाँचों की पाँचों डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट या इक्वल एनर्जी के सारे क्या हैं, सभी के सभी अभी डीजनरेट हैं। जैसे तो 5D ऑर्बिटल में पहला होता है DXY, दूसरा है DYZ और थर्ड है DZX। तो कहीं ना कहीं XY YZ और ZX का डिनोट कर रहा है, ये एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो एक्सिस का मतलब क्या होता है, DXY ऑर्बिटल। तो यहाँ देखिए पहले एक्सिस को हम लोग समझ लेते हैं। तो एक्सिस का मतलब ये है, इसे Y ये है Z और इसको मानेंगे X एक्सिस, और ये जो सामने है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर जो सामने दिख रहा है ये क्या है, Y एक्सिस। तो DXY ऑर्बिटल, तो DXY ऑर्बिटल में क्या होंगे, जो भी लोब्स होंगे, ठीक है, जो डंबल के जो लोब्स हैं चारों लोब,
वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, न कि एक्स और वाई एक्सिस पे। जैसे ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला, तो इसके जो लोब होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं इस तरीके का। तो ये हो गया कौन सा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, तो लोब्स लाई करेंगे बिटवीन द एक्सिस। सर एक पेन है, हाँ कुछ समझाना था, पेन। बताना था तो पेन जरूरत पड़ गई। और दे दें? नहीं हो गया, 2 हो जाएगा काम, एक ही एक खुद ही है। तो देखिए जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स का मतलब इस वाले प्लेन को एक्स एक्सिस मानते हैं, वाई हमारा क्या है सामने, यानी जो प्लेन होगा प्लेन को मानते हैं एक्स वाई, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई प्लेन में उसके लोब होंगे, डबल डम्बल के जो लोब्स होंगे वो कहाँ होंगे, बिटवीन द एक्सिस। एक लोब इधर होगा और एक लोब कहाँ होगा, इस तरीके का, तो उसको बोलेंगे डी एक्स वाई। अब बात करते हैं डी वाई जेड की, तो ये रहा जेड एक्सिस और ये रहे वाई एक्सिस। तो अब लोब कहाँ होंगे, वाई और जेड एक्सिस के बीच में, ये एक्स और वाई के बीच में था, ये कहाँ है, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। तो ये रहे हमारे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मतलब ये परपेंडिकुलर। तो अब लोब कहाँ रहेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, इसमें और इधर। तो इन दोनों लोब के बीच में क्या होंगे, सॉरी इन दोनों एक्सिस के बीच में इसके लोब लाई करेंगे। और फिर आते हैं डी जेड एक्स पे, तो जेड एक्स वाले ऑर्बिटल में, तो जेड एक्स तुम्हारा ये बोर्ड जेड एक्स के लिए काफ़ी है। तो इसमें जो ये प्लेन है तो ये वाई जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस खुद है, तो एक्स और जेड, तो ये जो दिख रहा है वैसा ही है, जो दिख रहा है क्या है, वैसा ही है। तो कहने का मतलब जेड एक्सिस और जेड एक्स ऑर्बिटल क्या होंगे, ये रहा एक्स ऑर्बिटल, सॉरी एक्स एक्सिस, ये रहे जेड एक्सिस। तो लोब इसके कहाँ होंगे, बिटवीन द एक्सिस, यानी इन दोनों एक्सिस के बीच में लोब होते हैं। तो जब भी इस तरह का ऑर्बिटल आए तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर लोब्स आर लाइज बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल तो डी के ऐसे होते हैं। फिर 3 ऑर्बिटल और कैसे हैं, सॉरी 2 ऑर्बिटल और कैसे हैं, 5 तरह के होते हैं। तो ये देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये तीनों हैं, आगे पीछे दिया है यहाँ पे। तो ये डी क्या है, वाई जेड है, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब आ गए हैं। डी एक्स वाई, तो उसमें क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लोब हैं। ठीक, डी एक्स जेड, तो ये कहाँ है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में है लोब। तो यहाँ पे जो लोब होते हैं वो बिटवीन जो भी एक्सिस होगा उसके बीच में लोब होंगे। और ये आता है हमारा 3rd और 4th वाला डी ऑर्बिटल। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना के खुद से समझते हैं। तो एक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। तो स्क्वायर जब भी दे तो लोब कहाँ होंगे, अलोंग द एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक लोब होगा और एक लोब होगा वाई एक्सिस के अलोंग, यानी ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। और लास्ट ऑर्बिटल हमारा है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड इसका मतलब जेड एक्सिस है, इस एक्स को भी ड्रा कर लेते हैं। स्क्वायर वाले में कहाँ होते हैं लोब, अलोंग द एक्सिस होंगे। तो ये और ये इसमें क्या है, इस वाले में एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो अब लोब कहाँ है, एक्सिस पे ही है, यानी एक लोब हमारा इस एक्सिस पे है, दूसरा लोब कहाँ, इस एक्सिस पे, बिटवीन द एक्सिस नहीं है स्क्वायर वाले में। और डी जेड स्क्वायर होगा तो ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक लोब तो यहाँ होगा जेड एक्सिस पे
और दूसरा भी लोब होगा लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इसके एलॉन्ग रोटेट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, यहाँ पे रोटेट करता रहता है। तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं dz² में, ठीक। तो ये 5 तरह के d ऑर्बिटल्स हैं, इसे फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये y और z के बीच में, x y के बीच में, z x के बीच में, ये क्या है along टू z एक्सिस, और ये क्या है x और y के along है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर जो है उसको प्लेन को एग्जैक्टली समझाया गया है, ठीक है। इसके सामने वाले को, ये हमारा जो सामने है उसे y एक्सिस, x एक्सिस माना है इसे y एक्सिस, और परपेंडिकुलर को z एक्सिस। तो x y के ये क्या है, x और y एक्सिस पे हैं इस तरीके का लोब, ठीक है, x और y पे। तो इस चीज़ को ऐसे समझा दिया है। तो ये था हमारा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम लोगों ने क्या दिखा कि शेप को समझ लिया, s p d और f ऑर्बिटल के। तो ये शेप समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर शेप पता है, ठीक है, और नोड निकालने आ रहा है ऑर्बिटल्स में, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या करते हैं, छोटे में 1 नंबर 2 नंबर के नोड निकालने के लिए ऑप्शन में क्वेश्चन देते रहते हैं, ठीक है। तो डी, जैसे हम लोग p ऑर्बिटल में नोड निकाल लिए थे, एंगुलर और रेडियल नोड, वैसे ही क्या करेंगे, d ऑर्बिटल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d ऑर्बिटल में भी क्या होता है, एंगुलर नोड है और रेडियल नोड है, तो उसमें भी निकाल सकते हैं वही सी फार्मूले से, ठीक है। तो किसी एक का एक देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास क्या है, d वाला 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल। तो अगर इसमें रेडियल निकालेंगे n माइनस l माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गई 3, l की वैल्यू डिपेंड करती है d पे, तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, 2 माइनस 1, तो ये आ गया कितना 0। तो 3D में कोई रेडियल नोड नहीं है, वो पूरा का पूरा एरिया क्या है, भरा हुआ है इस तरह का, इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं है। लेकिन अगर एंगुलर नोड निकालेंगे तो एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर के ही बराबर होता है। एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना है इसमें, 2 है, l की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 एंगुलर नोड हैं, ये और ये, ठीक है, क्योंकि 2 लोब्स हैं। अब इस लोब से हम लोग 2 लाइन पास करा सकते हैं along दी एक्सिस, यानी जब लोब किस तरह के हैं, इस तरह के, तो एक प्लेन यहाँ से पास होगा, एक प्लेन इस तरीके से पास होगा। इस तरह से हम लोग 4D और 5D के भी रेडियल और एंगुलर नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, बहुत ईजी काम है अगर हमें फार्मूला पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउ के प्रिंसिपल को, उससे पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो अबाउ प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। नए नए चीज़ों को पढ़ते रहिए और स्टडी करते रहिए।